स्टार्ट विद आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ये तो देख लिया था। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैंने तुम लोग को सबसे पहले क्या बताया था, एक मैंने बताया था साइज। ठीक है, अब साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होगी। कम होगी। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? अगर ये प्रोटॉन है और साइज न्यूक्लियस की बढ़ते जा रही है, एटम की साइज बढ़ते जा रही है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी, पहले न्यूक्लियस के बहुत नजदीक थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नजदीक में थे, साइज बढ़ते जाएगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? होगा। कम होगा। तो साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, जेड इफेक्टिव जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोगों ने कहा था खुद को जेड इफेक्टिव, क्या था? जेड इफेक्टिव। अब मुझे बताओ जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा क्या होंगे? एकदम टाइटली बाउंड होगा। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, नजदीक है, तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन जो बहुत टाइटली बाउंड होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ते जाएगी। करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने थर्ड लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये कैसे डिपेंड करता है? तो जेड इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बताओ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी रहती है? गैसेस की। ग्रुप 18 की, नोबल गैसेस की। परफेक्ट। उसके बाद बीच में आ जाएगा अपना ग्रुप 15। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को याद होगी, ये रहती है NS2। क्या रहती है? NS2। ग्रुप 15 की क्या हो जाती है? NS2 NP3। एंड ग्रुप 18 का क्या हो जाएगा? NS2 NP6। NP6। ठीक है, तो ये जो है NS2 ये कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। NS2 NP3 में NS2 completely filled, NP3 half filled, and NS2 NP6 में both are completely filled। अब मुझे बताओ ये तीन जो है completely filled, half filled, completely filled, ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहती है? स्टेबल। स्टेबल। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसको मैं उंगली कर पाऊंगा क्या? नहीं। नहीं। तो हम लोग इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाते, इजीली चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग वापस ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं, जरा ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ट्रेंड्स हम लोग दो टाइप के देखते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट और दूसरा हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत बार ऐसे ड्रॉ किया है सेम। ठीक है, मुझे बताओ लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है? इंक्रीजेस। परफेक्ट। ठीक है, एंड जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज क्या होती है? कम होती है, साइज डिक्रीजेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, बट साइज क्या होती है? इंक्रीजेस। साइज इंक्रीजेस। परफेक्ट। अब ऊपर ही हम लोगों ने देखा, देखो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम? उसी के साथ साइज भी अगर देखोगे तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है जेड इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के। एंड यहाँ पे लेफ्ट टू राइट साइज भी क्या हो रही है? डिक्रीज ही हो रही है। तो साइज डिक्रीज हो रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम हम लोग यूजुअली कंसिडर नहीं करते, हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर करने वाले हैं? साइज कंसिडर करने वाले हैं। साइज अगर बढ़ेगी,
साइज अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए बताओ, इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कम होना चाहिए, करेक्ट। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर इसका तुम लोगों को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देखो, अगर समझो मेरे पास कोई एक एटम है जिसके ऊपर +3 चार्ज है, मतलब प्रोटॉन 3 है उसके पास, ठीक है। इसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, नेक्स्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। उसी बदले बीच में बहुत सारे एलिमेंट में भी ड्रॉ नहीं करते बैठने वाला हूँ, उसी बदले दूसरा एक एलिमेंट है जिसके पास +9 चार्ज है। अगेन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं और सेकंड शेल में कितने रहेंगे इसके 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैं +3 वाले चार्ज के पास से नेगेटिव चार्ज इजीली निकाल पाऊंगा या +9 वाले चार्ज के पास से नेगेटिव चार्ज इजीली निकाल पाऊंगा? +9। अब देखो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, करेक्ट और रॉन्ग यस ना। तो मुझे बताओ कौन सा प्रोटॉन, ये देखो ये जो मैंने कंपाउंड्स बनाए हैं, ये फर्स्ट वाला जो है वो लिथियम है और सेकंड वाला जो है वो फ्लोरीन है। कौन सा कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को एकदम टाइटली होल्ड करके रखेगा? कौन सा कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को एकदम टाइटली होल्ड करके रखेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन? क्योंकि इसके पास +9 चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना हम लोग नेगेटिव को एकदम टाइटली होल्ड करके रख पाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोगों ने एकदम टाइटली होल्ड करके रखा है। अब मुझे बताओ, इसको अगर एकदम टाइटली होल्ड करके रखा है तो इसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम एनर्जी लगेगी? ज्यादा। And the energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy. तो मुझे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, ठीक है। एंड लाइकवाइज दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम के साथ अगर मैंने सोडियम ऐड कर दिया, ठीक है। सोडियम में कितना चार्ज रहता है? +11, बट टॉप टू बॉटम हम लोग जब आते हैं तो Z इफेक्टिव जो है वो सेम रह जाता है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, याद रखना। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। अब सोडियम का मैं सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बनाने वाला हूँ, मुझे बताओ इधर डिस्टेंस बहुत कम है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली पकड़ के रखेगा, या यहाँ पे डिस्टेंस एकदम बढ़ गया है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रख पाएगा? कौन से सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने वाला है? लिथियम या सोडियम? सोडियम, लिथियम के केस में। परफेक्ट। तो मुझे बताओ लिथियम में अगर इलेक्ट्रॉन एकदम टाइटली हेल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली निकाल पाएंगे क्या? No. नहीं निकाल पाएंगे। तो लिथियम और सोडियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? लिथियम। लिथियम, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। ये तुम लोगों को याद रखना है, लिख लो ये जरा, फिर मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ वो सॉल्व करना। ओके, लिख के हो गया? Sir, 1 minute. ऊपर हम लोगों ने जो कुछ लिखा था वो हम लोगों का पहले से लिख के हो गया है, लास्ट टाइम वहां तक कवर कर दिया था हम लोगों ने।
ओके, तो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो सॉल्व कर लेना। ये पॉज के लिए नहीं वीडियो, हाँ वीडियो पॉज करो। ओके, ये इतने एग्जांपल्स है, इन्हें सॉल्व करो। ओके, अक्षय आंसर्स करेक्ट है आपके। आयुष आपका भी फर्स्ट आंसर करेक्ट है, नहीं आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। अच्छा आपने उल्टा लिखा है, ओके हाँ इट इज करेक्ट। सबने सिर्फ फर्स्ट आंसर भेजा है, बाकी के आंसर कहाँ पे गए लोगों के? ओके तो देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम लोगों को ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स दिए हैं, तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में अगर तुम लोगों को एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स दिए रहेंगे तो तुम लोग क्या देखोगे टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी? तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाएगी, सीजियम ये सबसे छोटा होगा। परफेक्ट। अब सिमिलरली मुझे बताओ यहाँ पे ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स दिए हैं? ये आएगा तुम लोगों को ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दिए। अब यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम ही लॉजिक आने वाला है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ठीक है। तुम लोगों को इतना पीरियोडिक टेबल का नाम याद रहेगा, मतलब अरेंजमेंट याद रहेगी, तो तुम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ग्रुप 17 दिया है, अगेन ग्रुप में रहेगा मतलब टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब क्या? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, खत्म। अब यहाँ पे ये अगर देखोगे ये तुम लोगों को पीरियड 1 दिया है, क्या दिया है? ये फर्स्ट पीरियड दिया है। अब पूरे पीरियड में, ओके अक्षय योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट आंसर है।
ओके तो अब पूरे पीरियड में अगर देखोगे तो नॉर्मली होता क्या है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम लोगों ने क्या सीखा है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाती है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी रहनी चाहिए, नियॉन। नियॉन। तो नियॉन सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आना चाहिए, फ्लोरीन। उसके बाद आना तो चाहिए लॉजिकली ऑक्सीजन, कौन आना चाहिए, ऑक्सीजन। बट मैं यहाँ पे साइड में तुम लोगों को लिखवा देता हूँ इसका। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होता क्या है, नाइट्रोजन रहता है NH2 NP3, ऑक्सीजन क्या हो जाता है NH2 NP4। ठीक है, तो मैंने ऊपर ही तुम लोगों को बताया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड, एंड हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल रहने की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऐसे शफलिंग अप हो जाएगा, एंड सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन, एंड सेकंड नंबर पे आएगा ऑक्सीजन। ये वाला समझा सबको? यस सर। अब उसके बाद कार्बन, अब कार्बन के बाद लॉजिकली आना चाहिए था बोरॉन, बट अगेन बोरॉन और बेरिलियम में अगर देखोगे तो बेरिलियम का कैसे हो जाता है, ग्रुप 2 रहने की वजह से ग्रुप 2, उसके बाद आता है ग्रुप 3, एंड उसके बाद आएगा लिथियम। ठीक है, तो ये लिख के रखना। ऊपर मैंने तुम लोग को एक्सेप्शन में ये 3 ग्रुप बताए थे, कौन से, तो ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो सेम ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो होगी। यहाँ पे भी अगर नोटिस करोगे सबसे ज्यादा कौन आने वाला था, आर्गन। तो आर्गन के बाद कौन आना चाहिए था, ओके, टू इन एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्गन के बाद कौन आएगा, तो क्लोरीन। क्लोरीन के बाद सल्फर आना चाहिए, बट हम लोग किसको लिखेंगे, फॉस्फोरस। क्यों, क्योंकि वो भी नाइट्रोजन के फैमिली मतलब ग्रुप 15 में आता है। तो फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम आना चाहिए। सिलिकॉन के बाद कौन आना चाहिए, एल्यूमिनियम आना चाहिए, बट यहाँ पे मैग्नीशियम पहले आएगा जस्ट बिकॉज इट इज फ्रॉम ग्रुप 2। ग्रुप 2 वाले पहले आएंगे और उसके बाद ग्रुप 3 आएगा, एंड उसके बाद ग्रुप 1 का सोडियम। ठीक है, ओके। अब ये वाला इधर तुम लोग कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, देखो ऐसे टाइम पे ना तुम लोग जरा अच्छे से पीरियोडिक टेबल लिख लेना। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को क्या दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या दिया है, सल्फर, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस। ओके, तो फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन। ठीक है, मुझे बताओ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, पहले है ना हम लोग ग्रुप्स में डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप जीतेगा। मुझे बताओ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन जीतेगा, किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहनी चाहिए, ग्रुप 1। ग्रुप 1। तो तुम लोग इतना डिसाइड कर सकते हो कि ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 के आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग किसमें कंपैरिजन करोगे, तो सबसे पहले तुम लोग ग्रुप्स में कंपैरिजन करोगे। उसके बाद ग्रुप्स में कंपैरिजन होते ही हम लोग बाद में एक एक पीरियड में कंपेयर करेंगे। ये पीरियड 1 है और ये पीरियड 2 है। ठीक है, तो पीरियड 1 में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा कौन रहना चाहिए, फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन सबसे ज्यादा, बिकॉज वो एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन आता है, देन ऑक्सीजन। अब फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में कौन जीतेगा, क्लोरीन। सेकंड नंबर, phosphorus sulfur. एंड लास्ट वन इज सल्फर। ठीक है, तो ये एक है। जरा और आगे बढ़ते हैं। सर एक बार थोड़ा ऊपर लो ना, एक मिनट। बस हाँ सर, चलिए हो गया। तो अभी हम लोगों को क्या पूछा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर फॉर। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोचो किसकी ज्यादा होगी, ये कैसे करोगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी किया है पहले, No. ओके, तो ये करो, मैसेज करना मुझे आंसर। ओके अक्षय, ये अभी वाले क्वेश्चन का अगर आंसर आपने भेजा है तो ये परफेक्ट है, करेक्ट है।
तो ये करेक्ट है अक्षय। बाकी के लोग, तुम लोगों को सिर्फ इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी वही बताना है, ऑर्डर नहीं लिखनी है। तो सिर्फ एक एलिमेंट का सिंबल भेजो, नाम भेजो, कुछ भी कर सकते हो, जल्दी आंसर करो। ओके, ट्विन करेक्ट है एंड वृतांत आपका आंसर जरा रॉन्ग है एंड अक्षय करेक्ट है। कृष्णा नहीं, श्रावणी नहीं, नहीं यश, ओके आर्यन नहीं, नहीं नहीं, चलो ओके देखते हैं। सबको नहीं 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 बोलने के बदले मैं आंसर बता देता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सबसे पहले हम लोगों को सबकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख लेनी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के बाद सारे के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्स्ट ट्विन करेक्ट आंसर है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के बाद सबके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, हर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यूजुअली रहता है NH2NP3। नाइट्रोजन यूजुअली क्या रहता है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ चाहिए तो, NH2NP3। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये क्या हो जाएगा, NH2NP2। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या रहता है, NH2NP4। दिख रहा है ना सबको, ये छोटा लिखा हुआ यहाँ पे हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद NH2NP3, ठीक है। अभी आंसर मत सेंड करो, अभी मैं हिंट देके हो चुका हूँ। बाद में NH2NP5 और ये हो जाएगा NH2NP4। अब मुझे बताओ वापस, अभी तुम लोगों को इनमें से देखो, तुम लोगों को क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूजिंग लगा होगा कि मैंने तुम लोगों को न्यूट्रल आयंस दिए थे। अगर मैं तुम लोगों को ये नीचे वाले दे देता ना बना के, तो तुम लोगों को चुटकियों में ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो एग्जामिनर भी तुम लोगों को न्यूट्रल आयंस ही देने वाला है। तुम लोगों को रेडीमेड क्वेश्चन तो आधा सॉल्व करके कोई नहीं देगा, ठीक है। तो एग्जाम में भी तुम लोगों को यही ऊपर वाले न्यूट्रल एटम्स देंगे। फिर तुम लोगों को ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो ये जो है ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी तुम लोगों को इसके बाद वाला सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए ज्यादा होगा वो बताना है। अब सब जन आंसर दे पाएंगे शायद। किसका आंसर है बताओ, कौन सा करेक्ट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। तो आंसर आने वाला है ऑक्सीजन, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन बिकम्स हाफ फिल्ड। देखो दिख रहा है ना, हाफ फिल्ड NH2NP3, ठीक है। अब सेकंड वाला तुम लोग खुद कर पाओगे ना, सेकंड वाला खुद करो, बोलो। So, is it due to the ionization energy of the first ionization energy configuration of oxygen? So when oxygen combines with fluorine, it may have at times +1 charge on it. ना, that is because of electronegativity. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, वैसे। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 इज 450 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 इज 700 किलो जूल per mole and ionization number 3 is 1600 kilojoule per mole, ठीक है। तुम लोगों का क्वेश्चन ये है, find the group to which this element बिलोंग्स, ठीक है। तुम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट आने वाला है। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है, क्या है, किसकी बात हो रही है। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ये कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब ए में से तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट और रॉन्ग। अब इसके लिए उन्होंने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी दी है, तो उन्होंने दी है 450, ठीक है। वापस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ये कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। तुम लोगों को मैं सॉल्व करने दे देता, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम लोग को कितनी एनर्जी लगी, 700 किलो जूल्स की एनर्जी लगी। अब
थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखो बताओ जरा। 1600 kilojoules. ओके, अब हम लोगों को इतना तो पता है that third ionization energy is always greater than second ionization energy, which is always greater than first ionization enthalpy, ठीक है। तो हम लोगों का ये ट्रेंड तो फॉलो हो रहा है, बट ग्रेटर देन ना हम लोग कभी ऐसे डबल हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा एक डबल हो जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट कुछ 250 का डिफरेंस आ रहा है, 250 किलो जूल, ठीक है। तो Yes. इधर से इधर आते आते तुम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, 360 और 350 के अराउंड, बराबर है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा या फिर 400 तक, ठीक है। बट ये जो डिफरेंस है, ये जो जंप है, वो कितने का है, वो ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, 900, तो डबल से भी ज्यादा हो गया, बराबर कि नहीं, ये डबल से भी ज्यादा है। तो ये डबल से ज्यादा कब आता है, मतलब डबल से ज्यादा कब आ सकता है, जब क्या इसका लगता है? स्टेबल हो जाएगा Stable कॉन्फ़िगरेशन Fulfilled. Half filled Okay. एंड हाफ फिल या फुलफिल हो जाएगी उसका ऑर्बिटल। हाफ फुलफिल्ड होगा तो ओके, अब याद रखो हाफ जब फुलफिल्ड होता है ना, तब डबल जितना चेंज तो नहीं आता। डबल जितना चेंज कब आता है मालूम है, जब हम लोग शेल चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, शेल। मतलब बाहर की तरफ समझो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और अंदर की तरफ जो कुछ है 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, समझ लेते, ठीक है। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग सकती है, तो ये वाले के लिए लग गई 450, तो सेकंड वाला एकदम टाइटली हेल्ड हो जाएगा, तो इसे निकालने के लिए हम लोग को लग गई 700। तो अब उसके बाद अंदर की तरफ हम लोगों को घुसना पड़ रहा है। देखो ये अंदर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होता है या कम होता है, बताओ जरा। ज्यादा ज्यादा। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ऑलमोस्ट डबल एनर्जी लगती है, ठीक है। तो जब एंथैल्पी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी ना, तब हम लोग बोलेंगे कि शेल चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, शेल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पे लिख देना चेंज ऑफ शेल, चेंज ऑफ शेल, ठीक है। एंड शेल चेंज होने की वजह से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके रहते हैं, तो इनने आंसर करेक्ट दिया था पहले ही। 2 तो ग्रुप 2 के अंदर आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों के जनरल क्वेश्चंस थे, और एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को बोलो। Sir, it also can be fluorine group and carbon group ना, क्योंकि हम वो वही मैं बोल रहा हूँ, ब्रेक करने वाले हैं, तो सब x ऑर्बिटल्स। आई नो, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी आ जाती है। आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग, कि अगर हम लोगों ने अज्यूम किया कि हम लोगों के पास फ्लोरीन था, क्या था, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में कैसे रहता है, फ्लोरीन में ये 2p5 रहता है। 2p5 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2p5 में से किसी का तो कैमरा ऑन है, 2p5 में से अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 2p4, देखो ये 2p5 था, ये बन गया 2p4। वापिस अगर इसमें से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा 2p3, ठीक है। 2p3 इज स्टेबल, 2p3 इज स्टेबल। देखो ये था IE1, ये था IE2, और स्टेबल में से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है, ऑब्वियस है। बट डबल से भी ज्यादा, इतना चेंज आएगा क्या, डबल से भी ज्यादा वाला। एट द एंड हम लोग शेल चेंज नहीं कर रहे, याद रखो, हम लोगों ने शेल चेंज किया क्या, नहीं। जब शेल चेंज होगा तो डबल से ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। तो सर मतलब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होगा तो कितना एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है, मतलब वो फिर हम लोग ऐसे अप्रॉक्स बोलने गए ना, तो एक समझ लो 50% से ज्यादा, 70% के अराउंड, ये अप्रॉक्स बोलने गए तो। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन ये तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डबल से ज्यादा होगा तो चेंज ऑफ शेल है। और मोस्टली बाकी की जगह पे मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को ऑप्शंस भी रहते हैं, तो ऑप्शंस से हम लोगों को ज्यादा एक अच्छी आइडिया आ जाती है। क्योंकि अगर डबल से ज्यादा है तो हम लोग ग्रुप 2 बोलेंगे, या फिर अगर उन्होंने डबल से थोड़ा कम दिया है बट यहाँ पे ये वैल्यू अच्छी खासी बढ़ गई रहती, फॉर एग्जांपल 900 से ये 1200 तक पहुंच जाती, 500 के ऊपर, ठीक है।
तो उस टाइम पे हम लोग फ्लोरीन बोल सकते थे। जिसने क्या किसी ने तो सजेस्ट किया था कि सर फ्लोरीन भी हो सकता है, तो फ्लोरीन के टाइम पे हम लोग कितना बोल सकते थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1200 किलो जूल्स की है तभी, ठीक है। तो डबल नहीं बट Okay. हाँ, तो तो ऐसे मतलब टाइम पे हम लोगों को हाफ बोलो। फिल्ड और फुल हाँ, फिल्ड होगा तो मतलब लेस देन डबल होगा, मतलब लिटिल लेस देन डबल। हाँ, लिटिल लेस देन डबल, परफेक्ट। ओके ओके। कैलकुलेट द ionization enthalpy for formation of A+2 ion। चलो ये तो बहुत इजी है, इसका डायरेक्ट आंसर मुझे सेंड कर देना, कुछ लिखने की भी जरूरत मुझे लग रही नहीं है कि तुम लोगों को पड़ेगी। सॉल्व करो ये। ओके, करेक्ट है जिस किसी ने आंसर सेंड किया है, मतलब आंसर सेंड नहीं किया है, कंसेप्ट सेंड किया है। यश ने भी आंसर करेक्ट सेंड किया था। करेक्ट है ट्विन। सो देखो आप, परफेक्ट। कैसा है, A टू A+ लेके जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगी थी, 450। बाद में A+ को A+2 में लेके जाने के लिए कितना लगा था, तो 700। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, A gives me A+ + 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद A+ जो है इट गिव्स मी A+2 + 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो याद रखना एडिशन करते वक्त अपोजिट साइड वाली चीजें हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और फिर सेम साइड पे जो चीजें बचती है वो लिख देते हैं। तो A गिव्स यू A+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे IE1 लगा था 450 किलो जूल पर मोल। बोलो। From where did we get the value 450? That was already given in the question. Oh, okay, okay. I thought we had to तो calculate. टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी मिलेगी, ये इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन था वो। तो टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी मिलेगी, 1150 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल लॉजिक था इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल था। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद एक्सेप्शन। Can you scroll a bit up? अच्छा, ये मतलब क्वेश्चन वाला पार्ट इसी क्वेश्चन का या ऊपर वाले क्वेश्चन का? So this much is okay. ओके, तो एक्सेप्शन में सबसे पहला जो हम लोगों का एक्सेप्शन है वो है ग्रुप 13 का, ठीक है। ग्रुप 13 मतलब कौन सी फैमिली आती है? बोरॉन। परफेक्ट। अब बोरॉन फैमिली के लिए तुम लोगों को तो पता ही है, ठीक है, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। अब हम लोगों ने बाद में ही देखा था डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डिक्रीज है। तो ये जो है वो है हम लोगों को एक्सपेक्टेड, बट एक्सेप्शन है तो जो एक्सपेक्टेड रहता है वो होता है क्या? नो सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Z और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब वो Z क्या हम लोग लिखते नहीं बैठेंगे कि यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, नंबर लिखते नहीं बैठूंगा, मैं जस्ट तुम लोग को ग्राफ बता रहा हूँ। ऐसे ग्राफ पे से भी तुम लोग को क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसे W शेप रहता है, ज्यादा ही नीचे आ गया। इसका ग्राफ जो है वो ऐसे W शेप रहता है, ठीक है। इस W का शेप भी देखो जरा अलग ही है, ओके। तो यहाँ पे पहला रहता है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? बोरॉन, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? हैलियम, थर्ड नंबर, हीलियम, फोर्थ इज एल्यूमिनियम एंड फिफ्थ इज इंडियम। ठीक है, तो तुम लोगों को ये बाय हार्ट ही करना है। बोरॉन, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। इसे याद रखने के लिए याद रख सकते हो 1 5 3 4 सॉरी 3 2 4। ठीक है, तो ये नंबर याद रख लेना। अब आते हैं इसके रीजन के ऊपर। इसका रीजन क्या है? सर 3D शेल पूरा भर गया बीच में। परफेक्ट। गैलियम के लिए तो हम लोगों का 3D शेल पूरा भर जाता है, बराबर। गैलियम का हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एटॉमिक रेडियस के टाइम पे देखा था। ठीक है, तो इसका रीजन, ठीक है, पहले हम लोग थैलियम का देखते हैं। थैलियम सबसे कम रहना चाहिए था, बट वो कहाँ पे आ गया? तो वो एकदम थर्ड नंबर पे आ गया। इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो सकता है ना किसी के वैल्यू में, तो वो देखते हैं। थैलियम का रीजन क्या रहता है? तो थैलियम का रीजन रहता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। थैलियम का रीजन क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है? तो देखो, लैंथेनम से लेके ल्यूटेरियम तक वाले सारे के सारे थर्ड पीरियड में आते हैं कि नहीं आते हैं? Yes, sir. से चिराग में पिटवाऊंगा, बराबर। ओके, तो देखो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था केमिकल ट्विंस के टाइम पे कि यहाँ पे होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिनके वजह से इन सबकी साइज क्या हो जाती है? इन सबकी साइज ऊपर वालों के जितनी हो जाती है, ऑलमोस्ट इक्वलाइज्ड हो जाती है। याद है कुछ? यस सर। Yes. तो साइज decreases and becomes equal to 4D एलिमेंट। ये 5D वाले एलिमेंट्स है, इनके ऊपर 4D वाले रहते हैं और उनकी जितनी अप्रॉक्स हो जाती है। ठीक है, तो हमारे मर्क्यूरी के बाद आता है थैलियम। तो मुझे बताओ मर्क्यूरी तक अगर साइज कम होते जा रही है तो थैलियम में ये अचानक से बढ़ जाएगी क्या? मर्क्यूरी तक अगर साइज धीरे धीरे ऐसे कम होते जा रही है तो मतलब मर्क्यूरी इतना सा है और थैलियम को नॉर्मली मतलब एक्सपेक्टेड साइज थैलियम की इतनी है, बट मर्क्यूरी इतना सा था, तो थैलियम बाद में अचानक से इतना हो जाएगा, मर्क्यूरी के बाद एकदम थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो इसके ऊपर भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व। मतलब थैलियम की साइज एक्चुअल में अच्छी खासी बड़ी रहनी चाहिए थी, बट वो उतनी बड़ी रहती है क्या? फर्स्ट, नहीं रहती। सेकंड, थैलियम के अंदर 4f14 इलेक्ट्रॉन के रहते हैं। कितने रहते हैं? 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये अच्छी शेडिंग बताते हैं या पुअर शेडिंग दिखाते हैं? पुअर शील्डिंग। पुअर शेडिंग दिखाते हैं, बराबर। तो मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। तो इसमें थैलियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के दो रीजन है, एक तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थैलियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी पे इफेक्ट गिरता है। एंड सिमिलरली गैलियम, हम लोगों का गैलियम अगर देखेंगे तो गैलियम के लिए क्या होगा? गैलियम के लिए रहेगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या रहेगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम लोगों को, याद है किसी को? स्कैंडियम से लेके, ठीक है, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक साइज ऐसे एकदम मस्त नीचे कम होते जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज नहीं लेते, आयन तक साइज ऐसे मस्त कम होते जाती है। उसके बाद थोड़ा सा निकल तक बढ़ती है और उसके बाद वापस जिंक तक ये इंक्रीज हो जाती है। याद है ये हम लोगों ने कर्व लास्ट टाइम देखा था। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड उसके बाद ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाद में जिंक के बाद कौन आता है? गैलियम आता है। तो जिंक तक अगर साइज कम हो गई थी तो गैलियम में थोड़ी ना डायरेक्ट अचानक से बढ़ जाएगी, अगेन उसका इफेक्ट इसके ऊपर कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज क्या आने वाली है? तो पुअर शील्डिंग
पुअर शील्डिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। किसके इलेक्ट्रॉन्स? तो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर तो हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी, कब? लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब याद रखो, लास्ट लेक्चर, हमेशा लेक्चर होने के बाद तुम लोगों को एक बार लेक्चर रिवाइज करना है पूरा, नहीं तो फिर मैं अगेन ऐसे बोलते रहूंगा लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, बट तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा तो तुम लोगों को कुछ याद नहीं आएगा, तो लिंक टूट जाएगी बीच में, ठीक है। तो ऐसा होना नहीं होना चाहिए, इसलिए लेक्चर रिवाइज करते रहना। ओके, ये लिख लो जरा। Sir, बोलो, एक could you मिनट। repeat transition contraction? क्या क्या क्या? Could you repeat the transition contraction part? ना ना ना, आई कांट, सॉरी। द थिंग इज कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पे ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर ये किया था। Okay, okay, I was the repeat. हाँ, कैसे, मतलब अगर हम लोग पहले का ही करते रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि वही करते रह रहे हैं। हाँ, यू कैन सिट इन माय नॉर्मल लेक्चर, मतलब जो एक दूसरे बैच के ऊपर चल रहा है ना पीरियोडिक टेबल का, उसमें ये वापस अपने आप रिपीट हो जाएगा, तो उसके लेक्चर सारे अच्छे से बैठना, अटेंड करना, तभी ये मिल जाएगा आपको। So can you please forward the link in the group? ओके, आप डाउट सॉल्विंग के ग्रुप पे हो जो मैंने बनाया है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके, तो मैं उसके ऊपर लिंक डालते जाऊंगा। So I'm not there. हम्म, I'm not there in that group. ओके, so just send me a hi on this number. Even I'm not there on the group. Thank you. सेम सेम, जो भी नहीं है मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना। Okay, sir. हाँ, अरे बट तुम, बाय द वे, तुम लोगों का पीरियड टेबल पहले से पढ़ा के हुआ है ना? Yes, सर sir. लेकिन वो नहीं अच्छे से सर। ओके, अच्छा, नहीं मतलब आई डोंट माइंड, तुम लोग सब जन आ गए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एट द एंड वो ऑनलाइन ही है, कुछ नहीं, बट कि तुम Sir, लोगों का can you वैसे please टाइम tell भी about मैनेज the होना चाहिए। timings? व्हाट? सॉरी, आई कुडंट हियर यू। Tell your number. So can you please tell about the timings of the lectures? Okay, it's on Tuesday and again it will be conducted on Saturday. Saturday it is from, सैटरडे का जो लेक्चर है वो आई गेस 4 to 6 PM होता है। मैं तुम लोगों को फ्राइडे को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, बट 4 to 6 रहता है सैटरडे। एंड अगेन ट्यूसडे, कल कितने बजे था मालूम है? ट्यूसडे को भी ये 4 to 6 ही रहता है आई गेस। हाँ, ट्यूसडे को भी 4 to 6। इन 2 दिन पे मैं पीरियोडिक टेबल अभी ले रहा हूँ। ओके, तो लिख के हो गया ये? Yes, sir. Thank you. जब, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही अपने ग्रुप 13 के बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन हम लोगों का आता है, साइज मैंने कम कर दी थी ना, ग्रुप 13 के बाद हम लोगों का नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है ग्रुप 14, ठीक है। अब ग्रुप 14 में हम लोगों के निमोनिक्स क्या थे? केमिस्ट्री, सर, गिव, कैपिटल का भी लिखना मस्त, कैपिटल नहीं है, गिव, सन की प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे भी तुम लोग अगर एक्सेप्शन नहीं, एक्सपेक्टेड अगर कॉन्फ़िगरेशन बताओगे तो ये टॉप टू बॉटम जाते जाते क्या होते जाएगा, बढ़ेगा या कम? Decrease. तो दिस इज एक्सपेक्टेड बाय अस, ठीक है, बट एक्सेप्शन रहने की वजह से हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है नहीं। तो केमिस्ट्री, सर ये सल्फर है, बताओ मुझे जरा, सन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है ना वो हो जाता है फ्लिप, और पीबी आ जाता है पहले और टीन चला जाता है बाद में। इसका रीजन कोई बताना चाहेगा? The same lanthanide contraction. परफेक्ट, एक तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा 4F14 की पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो ही रीजन थे, दैट्स इट। ओके, अगेन तुम लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वापस ये सारी चीजें कवर होने ही वाली है, ठीक है, बट फिर भी जितना हो सके उतना मैं कवर करा रहा हूँ, सो दैट तुम लोगों को तभी एक रिवीजन मिले ना। ओके, so let's start with another exception, and next exception is for D block element,
ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम एटॉमिक रेडियस के टाइम पे भी अच्छे खासे एक्सेप्शंस बताए थे। तो डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, हर एक का एक्सप्लेनेशन भी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो मिल रहा है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में तुम लोगों को है ना 3 अलग अलग पार्ट्स में याद रखना है डी ब्लॉक को, ठीक है। डी ब्लॉक को तुम लोगों को 3 अलग अलग पार्ट्स में याद रखना है। एक तो याद रखना है ग्रुप 3 के लिए। किसके लिए याद रखना है? ग्रुप 3। मुझे बताओ ग्रुप 3 में कोई एक्सेप्शन मिलता है क्या हम लोगों को? Group 3 का ionization is less than group 2. नहीं नहीं वैसे नहीं, वो एक्सेप्शन नहीं। मैंने लास्ट टाइम मतलब सिर्फ डी ब्लॉक वाले, इधर ग्रुप 2 देखना ही मत। डी ब्लॉक कहाँ से होते हैं? तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। तो डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आने का रीजन मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था, इट इज नथिंग बट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ग्रुप 3 में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या? ओके, याद रखो लैंथेनॉइड्स ग्रुप 3 में रहते हैं। ये ऊपर मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था। लैंथेनॉइड्स जो रहते हैं वो कौन से ग्रुप में रहते हैं? ये थर्ड ग्रुप में रहते हैं, बराबर। तो थर्ड ग्रुप में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो लैंथेनॉइड उसके अंदर ही है। ग्रुप थर्ड ग्रुप के बाद से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? थर्ड ग्रुप के बाद से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि जो चीज खुद कुछ कांड कर रही है उसके ऊपर थोड़ी ना उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके बाजू वाले के ऊपर उसका इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो याद रखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ग्रुप 3 के ऊपर कभी नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को एटॉमिक रेडियस के टाइम पे भी ये बताया था, अभी वापस में बता रहा हूँ। तो ग्रुप 3 के केस में होगा क्या, हम लोगों के पास एक तो रहने वाले 3D के एलिमेंट, 4D के एलिमेंट्स और 5D के एलिमेंट्स। कौन से रहने वाले हैं? तो 3D के एलिमेंट्स, 4D के एलिमेंट्स और 5D के एलिमेंट्स, ठीक है। अब थर्ड ब्लॉक सबसे ऊपर रहता है, सॉरी 3D एलिमेंट सबसे ऊपर रहते हैं, 4D एलिमेंट्स उसके नीचे आते हैं और 5D एलिमेंट्स उसके एकदम नीचे आते हैं। मुझे बताओ टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी? कम होएगी। कम होगी। तो सबसे कम किसकी रहनी चाहिए? 5D की, ठीक है। 5D मतलब यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट एलिमेंट्स दिखाऊं, ये देखो मैं तुम लोगों को इन जनरल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ग्रुप 3 में 3D में रहता है स्कैंडियम, 4D में रहता है यूट्रियम एंड 5D में रहता है लैंथेनम, ठीक है। तो स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथेनम इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। तुम लोग क्या बोलोगे? स्कैंडियम आता है सबसे ऊपर, यूट्रियम नीचे आता है, लैंथेनम उसके नीचे आता है। तो स्कैंडियम की वैल्यू सबसे ज्यादा, यूट्रियम की थोड़ी कम, लैंथेनम की सबसे कम। ये समझा मैंने कैसे बताया है? तो Yes, अभी sir. मैं तुम लोगों को इन जनरल सिर्फ लिख के देने वाला हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तो जहाँ पे ग्रुप 4, 5, 6 और 10 में क्या होता है, तो इसका पूरा उल्टा होता है, इनवर्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? पूरा उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा? 5D, उसके बाद आएगा 4D, उसके बाद आएगा 3D। मतलब ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। गेटिंग इट और नॉट? अब ये बहुत रेयरली आ सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आके गए, बहुत बार नहीं बट इसके ऊपर क्वेश्चंस आके गया है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, तो इसलिए मैं ये तुम लोगों को करा के दे दिया। अब नीचे वाले ग्रुप्स, ठीक है। अब नीचे वाले ग्रुप्स में क्या होगा? 7, 8, 9, 10 और 12। यहाँ पे क्या होगा? हम लोगों का 5D, उसके बाद आता है 3D, उसके बाद आता है 4D। इसका रीजन अगेन क्या रहने वाला है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग जब डी ब्लॉक में जाएंगे इनके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं जस्ट लिखा के दे रहा हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट रहने का रीजन, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आया है मतलब एक्चुअल में। तो कॉपर, सिल्वर और एयू अगर देखने जाएंगे तो कॉपर सबसे ऊपर रहता है। मैंने तुम लोगों को बताया था पीतल, चांदी, सोना। नहीं, ये वाले निमोनिक्स मैंने तुम लोगों को दिए नहीं है ना। हाँ, तो ये ऐसे खड़े वाले निमोनिक्स भी है जो मैंने तुम लोगों को उस दिन टाइम कम था इसलिए नहीं दिया था। क्या है ये? पीतल, ये मैं तुम लोगों को डी ब्लॉक के टाइम दे दूंगा। चांदी, सोना, ठीक है। तो पीतल, चांदी, सोना, इसमें सोना सबसे नीचे आता है। तो सोना की मतलब गोल्ड की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? सबसे ज्यादा रहनी चाहिए, सबसे कम रहनी चाहिए? कम। ज्यादा। कम। तो ये एक्सपेक्टेड था हम लोगों को कि गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड नीचे आने की वजह से सबसे कम रहनी चाहिए।
बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन गोल्ड की वैल्यू बन जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का कॉपर और उसके बाद आता है एजी, ठीक है। मतलब ये गोल्ड लास्ट से फर्स्ट पोजीशन पे चला गया, बाकी का सारा वैसे के वैसे रह गया, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जर्व। ये मैंने किसका एग्जांपल लिया, ये मैंने इधर का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो ग्रुप कौन से ग्रुप में आते हैं बाय द वे, ये कॉपर सॉरी कॉपर, हाँ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कौन से ग्रुप में आते हैं? तो ये आते 11? हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट, ग्रुप 11 में आते हैं। ग्रुप 12 में जिंक आता है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये 12 में आता है। याद रखो तुम लोगों ने 5 टाइम्स होमवर्क सबमिट किया होगा पीरियोडिक टेबल का लिख के, बट वैसे ही तुम लोग वापस उसको थोड़ा बहुत देखते रहना, ठीक है। लेक्चर के पहले एक जस्ट वो पेज ओपन करके 5 मिनट भी देख लोगे, सारे निमोनिक्स अच्छे से देख लोगे, तो धीरे धीरे वो ज्यादा याद रहना स्टार्ट होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट हो गया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ओके, ये लिख लो, लिख के हो जाए तो बता देना। और ये रिवीजन के लिए बहुत टाइम जा रहा है। हो गया? इसका नहीं हुआ होगा वो फटक से ऐसे टाइम पे ना बोला करो। So 1 minute. हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम लोगों को देखना है एप्लीकेशन, ठीक है। यूजुअली हम लोग ये पार्ट अलग से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे पढ़ लेंगे तो इजी कर जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। अब याद रखना जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रहता है उतना ही ज्यादा रहता है मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें अलग से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ही ऐड कर रहा हूँ। एंड उतनी ज्यादा रहती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, उतनी ज्यादा रहती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। अब बेसिक कैरेक्टर मुझे बताओ, यहाँ पे अगर तुम लोगों को बेस को जस्टिफाई करना है कि लाइक बेस ये कौन सी चीज रहती है, तो तुम लोग सबसे बेस्ट चीज क्या बोल सकते हो? सबसे बेस्ट चीज क्या बोल सकते हो? याद रखना बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। उनको क्या डोनेट करना अच्छा लगता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करना अच्छा लगता है। और उसी बदले एसिड्स जो रहते हैं वो क्या करेंगे फिर बताओ? परफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। अब हाँ बाय द वे ये किसने दिया था? तो ये दिया था ल्यूइस ने, ठीक है। तो दिस इज ल्यूइस थियरी, ठीक है। ल्यूइस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये। अब ल्यूइस के अकॉर्डिंगली बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर किसी चीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, किसी चीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, मतलब आंधी है तूफान है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं रही है, तो वो ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है? कम बेसिक। कम बेसिक है, परफेक्ट। और अगर कोई चीज एकदम इजीली इलेक्ट्रॉन दे रही है कि अरे यार तू एनर्जी भी मत दे, लेके जा, तो वो बेसिक है या एसिडिक है? बेसिक। बेसिक है। तो मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बहुत कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बहुत कम है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बहुत ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर बहुत कम है, ठीक है। तो आई कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, स्लैश मेटालिक कैरेक्टर स्लैश ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। अब मुझे पूरा लिखने के लिए बोर हो रहे हैं। अब तुम लोगों को पता ही है मेटल्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर रहते हैं, करेक्ट और रॉन्ग? मेटल्स, सोडियम क्लोराइड में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Yes. तो मेटल्स भी रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड ऑक्सीडेशन इज Loss of electrons. हाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पे ये सारे बेसेस भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर रहते हैं, एंड ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एट देन सबका मीनिंग एक ही हो जाता है, ठीक है। तो पोटैटो पटाटा सेम है, ठीक है, सेम। भूख लग गई। तो अब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, बताओ लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या कम होती है? increases. इंक्रीजेस। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो बेसिक कैरेक्टर Decreases. मेटालिक कैरेक्टर Increases. Increase. एंड ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। So metallic character and Sir, decreases आएगा. so decreases. अरे हाँ सॉरी, सब Yes, कुछ sir. इंक्रीज लिखा है ना मैंने। डिक्रीजेस एंड ऑक्सीडेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, ठीक है। हाँ मैं कुछ तो सोच रहा था, सॉरी। हाँ, एंड सिमिलरली अब अगर किसी चीज का बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो उस चीज की एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी? Increases. तो बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑब्वियस है। एंड अगर किसी चीज का मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर किसी चीज का ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी कम हो रहा है तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। 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 परफेक्ट, ठीक है। तो देखो तुम लोगों ने इस तरफ, मतलब मैं अगर इस तरफ मतलब एकदम स्टार्टिंग वाले पार्ट में लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखा होगा तो सोडियम वाले एलिमेंट्स रहते हैं, और सोडियम क्या बनाता है? NaOH बनाता है। NaOH क्या रहता है? बेस रहता है, ठीक है। सोडियम क्या रहता है? मेटल रहता है। उसी बदले अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे सोडियम के बाजू में कौन आता है? क्लोरीन आता है। और क्लोरीन क्या बनाना पसंद करता है? HCl बनाना पसंद करता है। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. Yes. ओके। अब सिमिलरली HCl के साथ क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कैरेक्टर राइट हैंड साइड पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लाइकवाइज अब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी और रिड्यूसिंग टेंडेंसी पे आते हैं। मुझे बताओ सोडियम Na- बनाता है या Na+? Na plus. Plus. मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। उसी बदले क्लोरीन Cl- बनाता है या Cl+? Cl minus. तो Cl- बनाने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे हुआ रिडक्शन, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे हुआ रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? इसे हम लोग याद रखेंगे ऑयल Greek. से, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली टॉप टू बॉटम मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या कम होती है? Decreases. डिक्रीजेस। परफेक्ट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम होगी तो बेसिक कैरेक्टर Increases. इंक्रीजेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा, एंड ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। Sir. देखो, हाँ बोलो। Sir, पर then in group 17 also basic character बढ़ेगा down the group. परफेक्ट, करेक्ट है। तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होते जाएगा। तो अगर तुम लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर तुम लोगों को मैंने पूछा बिटवीन HF, HCl, HBr एंड HI, एक मिनट यहाँ पे है ना, नहीं ये यहाँ पे ये एसिडिक कैरेक्टर ऐसे नहीं, हम लोग इसके एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। हाँ वो अभी के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पे वो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, इसलिए छोड़ो। तो अब हाँ बट करेक्ट है, बेसिक कैरेक्टर अभी के लिए हम लोग उसको स्किप करते हैं। वहाँ का बेसिक कैरेक्टर हम लोग बाद में देखेंगे, वो एसिडिक कैरेक्टर हम लोग देखते हैं यूजुअली वहाँ पे, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग। अभी के लिए हम लोग बेसिक के ऊपर फोकस करते हैं। एंड रिगार्डिंग मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, तो उस तरफ, ठीक है, मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड उसके बाद आता है एस्टेटिन। तो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम ही हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तो मैंने तुम लोगों को बताया था एस्टेटिन जो है उसे हम लोग बोलते हैं कि इट कैन बी अ मेटालॉइड। याद आ रहा है कुछ? इट कैन बी अ मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या रहता है? इट कैन बी, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है। तो मेटालॉइड क्या रहता है? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो देखो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं
तो ये मेटलॉइड बन रहा है, मतलब क्या, तो धीरे धीरे वो नॉन मेटल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पी ब्लॉक पढ़ते वक्त हर एक ग्रुप के लिए डिस्कस करेंगे, बट हाँ टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो रिगार्डिंग मेटालिक कैरेक्टर, हम लोग जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा नॉन मेटालिक? नॉन मेटा नॉन नॉन मेटल, मेटालिक। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा कंपाउंड है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये अगर इस तरफ नॉन मेटालिक है तो इसको भगा दो। अब इस तरफ सारे मेटल्स है, इस तरफ क्या है, सारे मेटल्स, और टॉप से लेके बॉटम की तरफ मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ते जाएगा। करेक्ट और रॉन्ग? यस yes sir, तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा मेटालिक है, और फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा? लिथियम। CS. देखो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, किसी का तो माइक ये वीडियो ऑन हो गया है। सर आप फर्स्ट ग्रुप के सर आप फर्स्ट ग्रुप नहीं लिख रहे हो, के आएगा LINA अच्छा के। सॉरी, हाँ नहीं एक्चुअली किसी का तो वीडियो ऑन हो गया था, तो मैं वो देखने लग गया था कि कौन है ये। तो लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है वो सबसे ज्यादा, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड है ना, हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा हो जाएंगे बेसिक, सॉरी बेसिक नहीं मेटालिक। तो ग्रुप 1 जो है वो रहता है हम लोगों का मोस्ट मेटालिक, ग्रुप 1 जो है वो हम लोगों का रहता है मोस्ट मेटालिक। एंड ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है वो हम लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होना चाहिए? cesium, तो देखो ऊपर से नीचे जब आ रहे हम लोग, ऊपर से नीचे जब हम लोग आ रहे हैं तब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, दिख रहा है क्या? अपने मन के खेल मत खेलो। यहाँ पे देखो तुम लोग बाद में से आंसर करके दे रहे थे, बट वो लिथियम कैसे, तुम लोगों ने मेटल सबसे ज्यादा लिथियम ऐसे सुना, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम लोग लिथियम ऐसा मेटल देखा है ना, इसलिए तुम लोगों का ये आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे कम होती है, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो which element is most metallic in whole periodic table? cesium, याद रखो इनके ऊपर बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एकदम 4 मार्क्स सुंदर रीत्या देके चले जाते हैं। तो मोस्ट मेटालिक मेटल, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट लिखते हैं, मेटल नहीं एडजस्ट काउंट कर रहे हैं, एलिमेंट कौन सा रहता है? सीजियम। ठीक है, और मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देख लेंगे, बट वो क्लोरीन रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोगों को अभी लग रहा होगा कि क्लोरीन आना चाहिए, मैं बाद में तुम लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट जो रहता है वो रहता है क्लोरीन। ठीक है, उसके सीजियम के आगे इसका रीजन लिख दो। रीजन क्या लिखोगे? लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को 2 चीजें मालूम पड़ी, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी रहती है? तो सीजियम की रहती है। सबसे ज्यादा मेटालिक भी कौन रहता है? सीजियम ही रहता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी रहती है? क्लोरीन की रहती है। और सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक भी कौन रहता है? तो क्लोरीन ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर। ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक का। अब जरा बेसिसिटी के ऊपर आते हैं। अभी याद रखना ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा? बेसिसिटी। Sir, can you scroll up 1 minute? हाँ ओके, ऊपर से नीचे की तरफ बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा LiOH, NaOH, KOH, RbOH and CSOH, which one is most basic? CS. Yes. परफेक्ट। अब याद रखना और एक चीज, अभी हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ने वाले। हो गया लिख के ये? Yes. लिख लो। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले ऑक्साइड्स था। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स।
इसमें तुम लोगों को एक मैं सिंपल छोटी सी चीज बता रहा हूँ। मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं ना, कौन से वाले मैंने बोला, मेटल ऑक्साइड। अब तुमने देखा मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस भी रहते हैं, तो मेटल के ऑक्साइड्स भी क्या रहने चाहिए, बेसिक। बेसिक रहने चाहिए। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड्स रहते हैं बेसिक। एंड उसी बदले नॉन मेटल को क्या करना अच्छा लगता है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, वैसे ही एसिड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है। तो वैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहने चाहिए, एसिड। ठीक है, तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इन जनरल मतलब हमेशा फॉलो होगा क्या, नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन आते हैं, एम्फोटेरिक वाले, न्यूट्रल वाले भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा फॉलो नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इससे तुम लोग का काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन करेंगे, बट प्रॉपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। अब यहाँ पे अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, इनके बीच में विच वन इज मोस्ट बेसिक, विच वन इज मोस्ट बेसिक, रीजन मत बताओ, सिर्फ आंसर बताओ, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, Rb2O. Rb2O। सिर्फ तुम लोग को इतना याद रखना है, टॉप टू बॉटम बेसिसिटी इंक्रीजेस, क्या लिखोगे, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, खत्म, और कुछ नहीं। आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर बेसिक कैरेक्टर पूरा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, थोड़ी सी ज्यादा लेवल। ठीक है, Li2O, BeO, B2O3, मैं लाइन में क्यों लिख के दिया, चलो ठीक है, CO2, N2O5 एंड O3 लिख के कुछ फायदा नहीं। हाँ चलो बोलो, which one is most basic, which one is most acidic, which one is most basic, which one is most acidic? Basic. Li. Li2O, most basic. परफेक्ट। ठीक है, मैंने बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स लिखा है टॉपिक का नाम, इसलिए मैं बेसिसिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिसिटी ऑर्डर में सिर्फ लिख रहा हूँ हर एक जगह पे। तो ये रहेगा मोस्ट बेसिक, ये रहेगा मोस्ट बेसिक, और तो फिर ये बन जाएगा मोस्ट एसिडिक। लीस्ट बेसिक नाम की चीज नहीं है मलोदित्या, जो चीज बहुत कम बेसिक रहती है मतलब वो बेसिक है ही नहीं, वो क्या बन जाएगी, एसिडिक बन जाएगी। ठीक है, बेसिस का पार्ट इतना ही था ना लिखना, बाकी तुम लोगों का आई गेस लिख लो ये। सर बोलो। सर, पर फिर ऐसा क्यों हुआ है दैट सोडियम हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल विथ लिथियम? ना, लिथियम हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल। लिथियम ये हम लोग एक्चुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू निकालते हैं, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का सबसे कम रहता है, लिथियम का ही सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल। ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे, बट लिथियम का ही कम रहता है। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का रहता है, एंड सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है। दैट इज पोटेंशियल, मतलब द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दैट कंपाउंड, या फिर इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। वैसे यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग एनर्जी के टर्म्स में देख रहे हैं, किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग एनर्जी के टर्म्स में यहाँ पे देख रहे हैं। वहां पे जब हम लोग देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, मतलब ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म्स में देखेंगे। तो और एक चीज, वहां पे हम लोग मोस्टली सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग गैसियस स्टेट देख रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग गैसियस स्टेट में काउंट करते हैं ना, तो स्टेट मैटर कर रही है और दोनों का फोर्स मतलब यूनिट्स, इसलिए। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, तो चलो हो गया लिख के, हो गया सबका लिख के ये। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी डेफिनेशन लिख लो जरा, इसकी डेफिनेशन लिख दो। द एनर्जी रिक्वायर्ड to add the energy required to add
1 mole of electrons, to add 1 mole of electrons, 1 mole of electrons in an isolated 1 mole of electrons in an isolated gaseous atom, in an isolated gaseous atom is called as electron gain enthalpy, is called as electron gain enthalpy. एक ही मिनट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी मैंने जो तुम लोगों को ये दिया था डेफिनेशन, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बाय द वे मैंने स्टार्टिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड बोला है, आई गेस, राइट? यस तो वो चेंज करके एनर्जी रिलीज कर दो इसमें। हाँ, इधर एनर्जी रिलीज होती है, वो थोड़ा सा ही हो गया। हाँ, तो एनर्जी रिलीज। अब यहाँ पे देखते हैं तो होता क्या है। सिंपल एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर की तरफ 2 रहेंगे और उसके बाहर की तरफ और 1 रहेगा और 6 रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स खत्म, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज 8 है, नेगेटिव चार्ज 8 है, कितना बचेगा इसके पास चार्ज? 0। तो अभी के लिए ये मस्त एकदम न्यूट्रल है। बाहर से इसको और एक इलेक्ट्रॉन दिखा, ठीक है, इसके इस इलेक्ट्रॉन को देख के इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना स्टार्ट किया? अट्रैक्ट। परफेक्ट, ठीक है। तो अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर घुस जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड करने के बाद मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कुछ चेंज आया है क्या? नहीं आया, बराबर। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हो गए? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाहर के इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स देखूंगा तो मेरे पास 8 प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए +8, और मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब -9। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? -1। तो अभी मेरे ऑक्सीजन के एटम के ऊपर आ गया है -1 चार्ज, ठीक है। कितना चार्ज आ गया? -1 चार्ज। अब हुआ देखते हैं क्या है। तुम लोगों को मैंने एनर्जी का कंसेप्ट बता दिया है ना, कि कब एनर्जी कम होती है, कब एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन के वक्त एनर्जी क्या होती है, अट्रैक्शन के रिपल्शन के वक्त एनर्जी क्या होती है, वो सब हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है पहले से। बोलो, अरे किया है कि नहीं किया है? तो वैसे मुझे फटाक से बताने के लिए जल्दी बोलो। ओके, तो मुझे बताओ, जब 2 चीजें अट्रैक्ट होंगी तो उनमें स्टेबिलिटी आएगी या अनस्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी। ओके, एंड स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। तो ये तुम लोगों को सबको पता है, बराबर। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो रहा था अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा ना, तो अट्रैक्शन की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। एंड यहाँ पे एनर्जी कंपैरेटिवली क्या थी? तो हाई थी। ये समझा? यस सर। अब मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और मैं एनर्जी मेरी लो कर रहा हूँ, मतलब क्या? तो मैं तुम लोगों को बड़बड़ कर करके तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मेरी एनर्जी कम करते जा रहा हूँ। अब मेरी एनर्जी इसमें से कम हो रही है तो मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ बाहर से या एनर्जी रिलीज करते जा रहा हूँ? बताओ। रिलीज। तो यहाँ पे भी हाई एनर्जी से जब तुम लोग लो एनर्जी की तरफ जाओगे
तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज होना मतलब क्या, तो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, तो एंथैल्पी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे रहोगे कि तुम लोग को पहले पॉजिटिव लिख के दिया है ऐसा कुछ, अगर मतलब पहले जो तुम लोग को बताया था तो वो पॉजिटिव भी होता है, वो पॉजिटिव कब होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तुम लोग के डाउट साइड में रखो, ऐसे समझो कि तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये थी पहले इलेक्ट्रॉन की एडिशन, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के एडिशन को मैं बोलूंगा डेल्टा एच Eg1, ठीक है, डेल्टा एच Eg1। So can you repeat again in brief? हाँ अरे अभी तो मतलब लेक्चर खत्म होने ही आ गया है ना, अभी ब्रेक लेके क्या करोगे, वैसे भी आज अपना लेक्चर पहले से मीटिंग की वजह से जरा लेट स्टार्ट हुआ था। सो हाँ, तो देखो ये अगर तुम लोगों को अभी एनर्जी का फंडा डिफरेंट लग रहा होगा तो एक सिंपल लॉजिक से जाते हैं। देखो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने देखी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम पे मुझे बताओ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मैंने एनर्जी ऐड की थी या एटम ने मुझे एनर्जी रिलीज करके दी थी, हमने किया था, ऐड की थी। हम लोगों ने ऐड की थी, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अगर एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, Release. रिलीज करनी पड़ेगी या फिर रिमूव करनी पड़ेगी। तो देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया जिसकी वजह से एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, जिसकी वजह से एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, ठीक है। अब एनर्जी का एक बार मैं तुम लोगों को फंडा एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। अब देखो अगर समझो मैं तुम लोगों को खड़ा होकर क्लासरूम में नॉर्मल बोर्ड के ऊपर पढ़ाते बैठता तब मेरी एनर्जी ज्यादा जाती, या अभी मैं बैठा हूँ तब मेरी एनर्जी ज्यादा जा रही है, खड़ा होके ज्यादा ओके। तो देखो एक मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ स्टैंडिंग पोजीशन एंड दूसरे में बोल रहा हूँ सिटिंग पोजीशन, ठीक है। तो ऑब्वियस है एनर्जी रिक्वायर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन इज ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड इन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं ज्यादा स्टेबल कौन से कंडीशन में तुम लोगों को लग रहा हूँ, अगर मैं तुम लोगों को बोर्ड के ऊपर खड़ा रह के पढ़ा था तब ज्यादा स्टेबल हूँ या अभी आराम से बैठा हूँ तब ज्यादा स्टेबल हूँ। तो स्टेबिलिटी इन सिटिंग पोजीशन इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी इन स्टैंडिंग पोजीशन। देखो ये सबको क्लियर हुआ। जब हम लोग स्टेबल रहते हैं, देखो यहाँ पे मैं ज्यादा स्टेबल हूँ, जब मैं बैठा हूँ तब मैं ज्यादा स्टेबल हूँ, और जब मैं ज्यादा स्टेबल हूँ तब मेरी एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है या फिर मेरी एनर्जी कम जा रही है। उसी बदले जब मैं खड़ा होके पढ़ाता तब तुम लोगों के ऊपर मेरी एनर्जी और ज्यादा एग्जॉस्ट होती और ज्यादा वेस्ट होती, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, सिटिंग में स्टेबिलिटी ज्यादा है, सिटिंग में स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी है, समझ में आ रहा है साइन। एंड जितनी ज्यादा सॉरी जितनी कम स्टेबिलिटी है उतनी ज्यादा एनर्जी है। ये दो पॉइंट समझ में आ गए तुम लोगों को? Yes, sir. तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? यस सर। ओके अब देखो होता क्या है, हम लोगों के पास दो फिनोमिनन रहते हैं, एक रहता है अट्रैक्शन का, दूसरा रहता है रिपल्शन का। एक रहता है अट्रैक्शन का, दूसरा रहता है रिपल्शन का। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। तो अट्रैक्शन के वक्त मुझे बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज। ऑब्वियस है अट्रैक्शन हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छा लगता है बहुत। और उसी बदले रिपल्शन में स्टेबिलिटी डिक्रीज। डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो जब रिपल्शन होता है झगड़े वगड़े होना स्टार्ट हो गया एंड ऑल, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस है कम होगी। अब मुझे बताओ अट्रैक्शन के टाइम तुम लोगों की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? तुम लोगों की मतलब एटम्स की एनर्जी कम होगी। कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, उसी बदले रिपल्शन हो रहा है तो स्टेबिलिटी कम थी, झगड़े वगड़े हो रहे हैं, तो मुझे बताओ एनर्जी ज्यादा। ज्यादा, ठीक है। इसलिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, बट द थिंग इज कि ऑनलाइन लेक्चर है, इंटरनेट पे अपलोड होने वाला है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स। ओके तो अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आने की वजह से एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो हाई एनर्जी से ये लो एनर्जी पे पहुंच गया, लो एनर्जी पे पहुंच गया तो हायर से लोअर एनर्जी जाते वक्त हम लोग एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, एंड रिलीज करेंगे तो एनर्जी कम होगी, मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव। देखो दोनों मेथड से मैंने तुम लोगों को बता दिया, कुछ डाउट? Yes, sir. Got it. ओके अब यहाँ पे ये हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन हम लोगों को ऐड करना है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। प्रोटॉन 8 ही है, बट आउटर मोस्ट में अभी इलेक्ट्रॉन कितने थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 9 इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेरे ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज था। अब इसके अंदर में और एक इलेक्ट्रॉन घुसेड़ने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? ये रिपल्शन का सिंबल है, तो ये रिपेल करेंगे और ये रिपल्शन का सिंबल है, तो रिपेल। देखो ये एकदम सिंपल लॉजिक है, तुम लोगों ने मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हुए देखे, एकदम मस्त में चिपक जाता है, ठीक है। उसी बदले अगर साउथ पोल और साउथ पोल को तुम लोगों को अट्रैक्ट करना रहेगा तो तुम लोग ऐसे जबरदस्ती उसको नजदीक लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एक्चुअली उनको दबाने की कोशिश करते हो, तब जाके वो एक दूसरे को चिपकते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? यस तो सर। मुझे बताओ मैग्नेट के ही जब तुम लोग साउथ साउथ पोल से ऐसे करने की कोशिश करते हो तब तुम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब तुम लोग मैग्नेट्स को एनर्जी दे रहे हो, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो सेम वे ये दोनों जब रिपेल करेंगे और फिर भी तुम लोगों को इसको अंदर इसको डालना ही है, तो तुम लोगों को जबरदस्ती कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब एटम की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। 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 और एनर्जी में जब इंक्रीज होता है तब मुझे बताओ हम लोग डेल्टा एच पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखेंगे। परफेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे डेल्टा एच में जो चेंज आएगा वो हम लोग बोलेंगे दैट इज पॉजिटिव। तो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ओवर हियर इज पॉजिटिव, ठीक है। आई होप यू गाइस गॉट इट। एंड अब ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। मैंने तुम लोगों को दो चीजें हेडिंग में डाल के दी है, एक मैंने डाल के दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या डाल के दिया है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, एंड दूसरा मैंने ऐड करके दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलता है? तो एनर्जी के बारे में बात करता है। और ये एफिनिटी, एफिनिटी मतलब क्या? तो अट्रैक्शन कितना हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट और रॉन्ग? यस। तो देखो फर्स्ट वाले में अट्रैक्शन था या नहीं था? फर्स्ट वाले में अट्रैक्शन था या नहीं था? तो अगर अट्रैक्शन था तो एफिनिटी पॉजिटिव रहेगी। गेटिंग इट? यस। ओके। तो अगर अट्रैक्शन फर्स्ट वाले में था तो एफिनिटी पॉजिटिव रहेगी, और फर्स्ट वाले में एनर्जी नेगेटिव थी। ये मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि क्यों नेगेटिव थी एंड ऑल, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना इसमें। सेकंड वाले में अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? रिपल्शन है, तो तुम लोग एफिनिटी क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एंड यहाँ पे तुम लोगों को एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आती है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। देखो एफिनिटी का मीनिंग समझना बहुत सिंपल है, अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पे समझ में आ जाता है। एनर्जी तुम लोगों को याद रखना है, एनर्जी ही हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे हम लोग? तो एनर्जी ही, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट ईयर पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स करके, जिसमें यही सब पढ़ना है हम लोगों को। डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन, डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, समथिंग समथिंग, बहुत कुछ, ठीक है। तो तभी हम लोगों को ये डेल्टा एच का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये गार्ड बांध के रखो अपने मन में कि अगर एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा एच नेगेटिव, एनर्जी अगर ऐड हुई तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इतना पार्ट लिख लो अच्छे से। अरे रुका, ये मुझे सेव करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट।
लेक्चर 4:45 तक एक्सटेंड होगा, ज्यादा नहीं। तुम लोगों का 5 o'clock का एक और एक लेक्चर है ना। तो अब आते हैं हम लोग इनकी एक्चुअल वैल्यू पे, ठीक है, कि किसकी वैल्यू ज्यादा रहती है और किसकी वैल्यू कम रहती है। तो चलो देखते हैं। समझ लो मेरे पास कोई एक ए आइटम था, ए आइटम के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो मुझे मिलेगा ए माइनस। बोलो। सर आपने स्क्रीन शेयर ऑन नहीं किया। अरे सॉरी। तो हम लोगों के पास एक ए आइटम है और ए आइटम के अंदर अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो मुझे मिला ए माइनस, ठीक है। अब यूजुअली ए माइनस इलेक्ट्रॉन गेन 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव है? नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दिस इज नॉर्मली ट्रू, ठीक है, मतलब ये हमेशा सच रहने वाला है क्या? तो इसके एक्सेप्शन हम लोग देख लेंगे। अब दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा Eg2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो याद रखना, तुम लोगों को सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी चीज की पूछने दो, उसके लिए वैल्यू क्या रहने वाली है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तो नहीं आ पाएगा, बट जो कोई भी एग्जांपल रहने दो, ठीक है, उनके लिए हमेशा ये पॉजिटिव रहने वाला है। अब तुम लोगों को इन दोनों की अगर मैंने तुम लोगों को एडिशन करके दिखाई तो ये ऐसे कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फिर हम लोगों को क्या मिलेगा? A+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू A-2। आज हम लोगों ने ऐसे टाइप का कुछ ऊपर किया था, करेक्ट और रॉन्ग? तो इसकी टोटल एंथैल्पी चेंज, ठीक है, इसकी टोटल एंथैल्पी चेंज जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव। वो क्या आएगी? पॉजिटिव। एंड इवन दिस इज ऑलवेज ट्रू। मतलब मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, आज ही मुझे ये किसी ने डाउट पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इन दोनों में ज्यादा बड़ी कौन है? मैंने इज इक्वल टू बीच में गलती से डाल दिया है, तो मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कौन है? सॉरी 2 सेकंड। सेकंड इज ग्रेटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो बड़ा नंबर रहता है उसकी साइन हम लोग नीचे लिखते हैं, राइट? याद आ रहा है कुछ? ठीक है, समझ लो मैंने तुम लोग को बोला -100 + 500, तो तुम लोग आंसर क्या लिखोगे? 400 और साइन क्या दोगे? बड़े नंबर की दोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन किसका लिखा है? बड़े नंबर का लिखा है, मतलब पॉजिटिव का लिखा है। मतलब क्या? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? तो मॉड्यूलस वो बड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लिख लो। एंड फिर मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, वो लिख लेना। डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। So can you wait a minute? I wanted to write this. ये ऊपर वाला नहीं ना, यही ना मतलब? हाँ yes sir. हाँ, नहीं मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ
ओके तो ये क्वेश्चन है, इसमें तुम लोगों को ऑक्साइड आयन क्या रहता है वो अगर पता नहीं होगा तो लिख के रखो, ऑक्साइड आयन रहता है O-2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। आज क्या तुम लोग ऐसे एक एक करके वीडियोस ऑन कर रहे हो बीच में ही? सर मेरा तो गलती से हो गया था। ओके मैं अभी और किसी ने तो किया था। मीटिंग में आज कौन कौन आया था बाय द वे क्लास में? हैंड रेज करो सर। नहीं मीटिंग वाले अभी तक घर पहुंचे ही नहीं लगता है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। अच्छा पहुंच गए क्या घर पे? अच्छा अच्छा। किसी का आंसर आया इसका, इस क्वेश्चन का? ओके क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओके देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम इज +140 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में दिया है यार, इसलिए फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऑक्सीजन एटम जो कि गैसियस फॉर्म में है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और उसकी वैल्यू हम लोगों को मिली, कितनी दी है उन्होंने? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर दिस रिएक्शन इज +140 किलोजूल पर मोल। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है? उन्होंने बोला है एंड ऑफ गैसियस O- आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस O- आयन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना। कितना दिया है वो? तो जैसे हम लोगों ने देखा था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें होता है रिपल्शन। ओके तो बस खत्म। और क्या बचा है इसमें? माइनस माइनस कट कर दो। तुम लोगों को O2- फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कितनी लगती है वो पूछा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर O2- के लिए क्या होगा? एक ऑक्सीजन एटम को ऐसे पकड़ने का, उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करके ऐड कर देने का, और O2- बन गया, खत्म। बहुत इजी रेसिपी है। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मत बोलो, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन उन्होंने पूछा है ना, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? नहीं ये डेल्टा H भी मत लिखना क्योंकि वैल्यू गलत है ये। हाँ तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिख दो, एनर्जी इज इक्वल टू। ठीक है, जो एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? ये -600 आएगा क्या? Yes. So, but the first electron affinity should be negative, right? वही मैंने बोला ना, देखो ये एफिनिटी के टर्म्स में है ना, डेल्टा H नेगेटिव रहता है, एफिनिटी पॉजिटिव रहती है। मैंने स्टार्टिंग में वही तो बताया कि यहाँ पे उन्होंने एफिनिटी के टर्म्स में दिया है, तो एफिनिटी हमेशा पहली वाली पॉजिटिव रहती है, एनर्जी रिलीज नेगेटिव रहती है। Okay. Yes, sir. हाँ ओके सर हाँ बोलो सर, बट अगर एफिनिटी दिया हो या फिर डेल्टा एच के टर्म्स में दिया हो, तो अगर फर्स्ट या सेकेंड में प्रोसेस विच वुड हैपन वुड बी द सेम, राइट? इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड। एनर्जी हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन दोनों में ऐड ही होता है। और एनर्जी की भी वैल्यू सेम ही रहती है। एनर्जी की वैल्यू मतलब अगर तुम लोगों को EA1 को कन्वर्ट करना होगा डेल्टा H EG1 में,
तो यहाँ पे तुम लोग सिर्फ -140 किलो जूल पर मोल लिखोगे। ओके सर। Okay. सिर्फ साइन चेंज होता है इन दोनों में। और याद रखो दिस इज अ ओल्डर कन्वेंशन है, ठीक है, ये ओल्डर मेथड है, ये अभी के जमाने की है इजी वाली। ओके, लिख के हो गया ये सबका? सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये वही हम लोगों के हमेशा वाले घिसे पिटे फैक्टर्स। सबसे पहला कौन सा हम लोग लिखेंगे? साइज। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? एंड तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे? ओके, तो साइज, जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मुझे बताओ, मेरे पास एक ऐसे पॉजिटिव चार्ज है जिसमें एक और दो ही शेल्स है, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जिसमें 1, 2 और 3 शेल्स आ गए, ठीक है। दोनों के बाहर में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब मुझे बताओ कौन सा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा? छोटा वाला। छोटा वाला इजीली, क्योंकि डिस्टेंस जितना कम रहता है उतना अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, ठीक है। हाँ बोलो, कोई तो डाउट पूछ रहा था आई गेस। सो डिस्टेंस जितना छोटा उतने इजीली अट्रैक्शन होगा, उतने इजीली अट्रैक्शन होगा मतलब उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझा क्या? Yes. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, अब जरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जेड इफेक्टिव, ठीक है। समझो किसी प्रोटॉन के पास +8 चार्ज है, साइज दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, साइज दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, और किसी एटम के पास ऐसा कुछ है, ठीक है, +9 चार्ज है। दोनों के बाहर मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। मुझे बताओ कौन इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा? +9 वाला। +9 वाला एकदम मस्त में अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। उसी बदले +8 वाला इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताओ अट्रैक्शन ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, सॉरी अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही सेम टू सेम, इसमें सिर्फ है ना एक एक्स्ट्रा की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आती है? NS2, नहीं सॉरी ग्रुप के वाइज हम लोग लिखा था ना बाद में। तो पहले कौन आता है? ग्रुप 2। उसके बाद हम लोग कौन सा भी लिखने वाले हैं? तो ग्रुप 12 लिखने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप 12 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोग को लिखा के दे देता हूँ। बाद में आता है ग्रुप 15 और उसके बाद आता है ग्रुप 18। चलो ग्रुप 2 क्या रहता है? NS2। ग्रुप 15 NS2 NP3। ग्रुप 18 NS2 NP6। ये तीनों स्टेबल है, ये तुम लोगों को पहले से पता है कि नहीं पता? यस सर। और ये रहता है NS2N-10D N-1D के, ठीक है। तो ये भी स्टेबल है कि नहीं है? यस सर। ओके, तो इसे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कभी कभार, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तुम लोगों को बाद में कभी मैं लिखा के दे दूंगा टॉपिक के टाइम पे डी ब्लॉक में, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये सारे जो है ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ कम्प्लीटली फील्ड है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए?
स्टेबल, ठीक है। इनमें उंगली करना पॉसिबल है क्या? हाँ तो इनकी वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। द थिंग इज कि G11 आप जो बोल रहे हो ना, तो G11 में कैसे हो जाता है कि ये 4s1 हाफ फिल्ड रहता है ना, तो ये इजीली और एक करके कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है। और यहाँ पे मतलब 4s1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ns1 n-1d, ns1 n-1d 10 ऐसा रहता है। तो यहाँ पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये कंप्लीट हो सकता है ना, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। जिस किसी ने डाउट पूछा था, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो वही हमेशा का अपना रामायण, एक तो आएगा लेफ्ट टू राइट, दूसरा आएगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है। साइज क्या होती है? साइज डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। अभी हम लोगों ने ऊपर ही लिखा, ये दोनों अगर इंक्रीज और डिक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा किसको इज्जत देते हैं? साइज को देते हैं। साइज नीचे की तरफ इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। अब ये हो गया, तो लिख देता हूँ मैं वर्ड्स में, एक बार लिख देता हूँ। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। लिख लो ये। ओके, द थिंग इज कि अभी इसके बाद अगर मैं कुछ स्टार्ट करूंगा तो वो एक्सेप्शन एंड ऑल वो सब आ जाएगा और थोड़े बहुत एग्जांपल। तो अगर हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो बीच में ही आधा अधूरा रह जाएगा। ट्रेंड तक एक, हाँ ठीक है, मतलब सुटेबल अमाउंट हम लोगों ने पोर्शन का कवर कर लिया। तो ओवर हियर वी विल स्टॉप टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय सर। Thank you, sir. बाय बाय Thank you sir. Bye sir. बाय बाय।